कॉन्सेप्ट भारत की सीमा कितने राज्यों से लगती है, किस किस राज्य से लगती है, किस देश से लगती है और कितनी सीमा लगती है, लंबाई चौड़ाई पूरी देख ली थी। अब इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं कि भारत की जो उत्तर से दक्षिण पूर्व से पश्चिम लंबाई है, ये उसके बाद थोड़ा थोड़ा पूरा भारत का नक्शे के माध्यम से देखने वाले हैं कि भारत की स्थलीय लंबाई कितनी है, भारत की जलीय लंबाई कितनी है, भारत पर तटीय द्वीप कौन कौन से हैं। तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। तो देखो, पहले हम उस वीडियो में बता चुके थे कि जो भारत की जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो 29-33 किलोमीटर है। जैसे ये लिखा है 29-33 किलोमीटर है। ये भारत की उत्तर से दक्षिण की पूरी लंबाई 29-33 किलोमीटर है। और जो इंडिया की पूर्व से पश्चिम की लंबाई है, पूर्व से पश्चिम की लंबाई है यानी 2933 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम की, और उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर। ये वाली है, ये वाली है उत्तर से दक्षिण की। माफ करना, वो हमने बता दिया आपको। उत्तर से दक्षिण वाली 3214 यानी 3214 किलोमीटर की लंबाई भारत की उत्तर से दक्षिण तक है। और पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम है। अब इसका जो अक्षांशीय जो विस्तार है वो भी हमने आपको उस वीडियो में थोड़ा थोड़ा बता दिया था। अब देखिए, यानी कि हमने बताया था आपको अक्षांश मतलब रेखाएं, जो बेड़ी बेड़ी रेखाएं ऐसे, यानी ऐसे ऐसे वाली जो रेखाएं हैं उन्हें हम अक्षांश कहते हैं। और जो ऐसे ऐसे खाड़ियां हैं वो हम देशांतर कहते हैं। तो अक्षांशीय विस्तार कितना है भारत का? तो अक्षांशीय विस्तार भारत का देखो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ये देखो, ये 68.68 अक्षांश यानी 68 देशांतर और 7 मिनट से लेकर पूर्व में 97 देशांतर से 25 मिनट तक है। तो ये पूर्व से लेकर पश्चिम तक ये देशांतरी विस्तार है, 68, 7 और 97, 25। अब अक्षांशीय विस्तार कितना है? ये तो देशांतरी विस्तार हुआ भारत का पूर्व से लेकर पश्चिम तक या पश्चिम से लेकर पूर्व तक। देशांतरी विस्तार कितना है? तो देशांतरी विस्तार देखो यहाँ पर ये 8 है, यानी 8/4। लेकिन जो दो पूछे जाते हैं यानी कि मुख्य भूमि से कितना है और स्थलीय से कितना है। तो स्थल भूमि है, यहाँ पर देखो लिखा है इंदिरा पॉइंट, ये वाला हम आपको बता रहे थे, ये इंदिरा पॉइंट वाला है। ये वाला जो इंदिरा पॉइंट है, ये इंदिरा पॉइंट सबसे भारत की सबसे निचली सीमा है, जल में पड़ती है। भारत का देखो दक्षिणतम बिंदु लिखा हुआ है, देखो ये दिख रहा, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, ये जल में है। और ये जल में है तो ये कितना है? 6 डिग्री और 4 मिनट और 6 डिग्री, 6 डिग्री है, 4 मिनट है। मिनट ऐसे लगाते हैं खड़े होकर। तो ये है इसका। तो स्टार्ट होता है 6 अक्षांश से और जाता है 37 अक्षांश तक। तो ये उत्तर से दक्षिण कितना है, यानी दक्षिण में 6 से स्टार्ट होता है जल भूमि से और 37 6 तक जाता है अक्षांशीय विस्तार। लेकिन मुख्य भूमि से पूछे तो 8 है, यानी मुख्य भूमि ये लिखी देखो, ये वाली, ये जो है रामेश्वरम, ये वाली से पूछे तो ये 8 अक्षांश और 4 मिनट है। तो मुख्य से पूछे तो याद रखना यानी 8/4 है, और जल भूमि से पूछे तो ये 6/4 याद रखना। ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है। लेकिन ये मुख्य भूमि का कन्याकुमारी, जो केप कमोरिन कहते हैं, ये देखो लिखा हुआ है, ये कन्याकुमारी से है। ठीक, तो ये वाला हम आपको बता चुके थे और सीमाएं आपको हम पहले ही कंफर्म कर चुके थे कितनी कितनी लगती है पहले वाली वीडियो में। तो आज नहीं बताएंगे, पर ये लिखी हुई है, एक बार थोड़ा सा रिव्यू कर देते हैं। यानी कि जो पाकिस्तान से लगती है वो 33-23 है, अफगानिस्तान से लगती है वो 106 किलोमीटर है, और ये चीन से लगती है 3488 है ये वाली।
3488 है, नेपाल से 1751 है, भूटान से जो लगती है 699 किलोमीटर में है। म्यांमार से देखो यहाँ पर लिखा नहीं है, यहाँ पर 1643 है, तो म्यांमार से लगती है वो 1643 है। ठीक, तो म्यांमार वाला याद रखना 1643 है। और जो ये है बांग्लादेश से, वो 4096 है। ठीक, तो ये सीमाएं तो हमने पहली वाली वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन की थी, अभी हमने थोड़ा सा रिव्यू दे दिया है। तो ये दक्षिणतम बिंदु हमने बता दिया इंदिरा पॉइंट है। ठीक, वो उत्तरतम बिंदु ये लिखा है, ये जम्मू कश्मीर में है, ये इंदिरा कॉल है। तो भारत का पूछे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल। ठीक, पहली वाली वीडियो हमने आपको बताया भी है, जब किसी का फोन आता है तो कॉल उठाते तो ऊपर ले जाते, नहीं ऊपर उत्तर में इंदिरा कॉल और दक्षिण में पॉइंट। पॉइंट लगाते हैं किसी चीज में, जैसे आप लिखना हो सड़क, तो वो वाला डा बनाते हैं तो नीचे पॉइंट लगाते हैं, तो ध्यान रखना नीचे पॉइंट है, क्योंकि ये दोनों एक सिमिलर नेम है, तो कंफ्यूजन हो जाता है कि पॉइंट ऊपर आएगा या कॉल ऊपर आएगा, तो कॉल ऊपर है, पॉइंट नीचे। ठीक, और ये मुख्य भूमिका है, यानी कन्याकुमारी में, यानी केप कमोरी कहते हैं इसे। ठीक, अब देखो ये भारत का पूरा मैप दिख रहा है, इसमें ये जो है ये श्रीलंका है, ये वाला एरिया, और श्रीलंका भारत के बीच में ये जो है ये पाक जलडमरू है, पाक जल संधि, जलडमरू मध्य भी कहते हैं, यही इसी के बीच में हमारा राम सेतु है। ठीक है, तो ये इतना क्लियर हुआ होगा। अब आपको देखो तो भारत की तट रेखा की लंबाई, यानी जो भारत हमने बताया था कि 9 जो राज्य हैं वो तट पे पड़ते हैं। कितने राज्य गिनाए थे हमने? 9 गिनाए थे वहां से, यानी गुजरात है, महाराष्ट्र है, फिर उसके बाद गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, फिर तमिलनाडु है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा और फिर पश्चिम बंगाल। ये जो 9 राज्य हैं वो तट पे पड़ते हैं, तो तट रेखा की लंबाई भी तो होगी ना इंडिया की, कि तट की लंबाई कितनी है, तो इंडिया की तट रेखा की लंबाई इतनी है, देखो 75 16.6। ठीक, 75 16.6 यानी 7516.6 किलोमीटर इंडिया की तट रेखा की लंबाई है, ये वाली इंडिया की तट रेखा की लंबाई कितनी है अगर पूछे तो 7516.6। 0.6 आप छोड़ भी सकते हैं, तो एक्यूरेट पूछेगा तो 0.6 लगानी पड़ेगी, यानी 7516.6 किलोमीटर इंडिया की तट रेखा की लंबाई है। इसमें इंक्लूडिंग द्वीप, ये जो द्वीप ये देखते हो, ये लिखा है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, ये वाला है द्वीप समूह, और ये वाला जो है लक्षद्वीप, इसको मिला के इतनी तट रेखा की लंबाई हुई, यानी 9 राज्य ये वाले, और ये जो है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, इन सबकी तट रेखा की सीमा मिला के हुई है 7516 किलोमीटर 0.6। ध्यान रखना, क्योंकि और पूरी जैसे 9 राज्यों की पूछी जाए तो 9 राज्यों की तट रेखा की लंबाई है, यानी देखो 9 राज्य, हम 9 राज्य की है, वो है 6100 किलोमीटर। तो 9 राज्य की पूछे, यानी 9 जो स्टेट हैं कोस्ट पे, उनकी तो है 6100 किलोमीटर। जो बाकी है वो बाकी देखे अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, इन सबको मिला के होती है 7516.6 किलोमीटर। ध्यान रखना, तो तट रेखा की 6100 किलोमीटर, और द्वीपों सहित तट रेखा की पूछे, द्वीप इंक्लूड करे तो फिर 7516.6 किलोमीटर। ठीक, तो ये ध्यान में रखना। इधर देखो ये लिखा है बंगाल की खाड़ी, तो ये वाला जो पूरा समुद्र है इसे हम बंगाल की खाड़ी कहते हैं, और ये वाला जो समुद्र है इसे हम अरब सागर कहते हैं। तो हमारे इंडिया के इधर भी समुद्र है और इधर भी समुद्र है, इसीलिए तो तट पे ये राज्य पड़ते, इसीलिए तो तट रेखा की लंबाई बता रहे हैं। ठीक है, तो वैसे राज्यों की पूछे तो 6100 किलोमीटर, और द्वीप मिला दे तो 7516.6 किलोमीटर। देखो यहाँ पर लिखा क्या है, यानी कि मध्य रेखा चुनते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि देश के बीचों बीच से गुजरती जो एक रेखा है ना, जिससे हम लोग टाइम डिसाइड करते हैं, जीएमटी बोलते हैं, वो अगर जो
बीचों बीच से जाए तो ज्यादा ठीक रहती, ये कहना चाह रहे हैं ये। ठीक है। और जो है भारत का जो समय है ना, यहाँ से लेकर यानी अरुणाचल प्रदेश से लेकर और गुजरात तक 2 घंटे का अंतर आ जाता है। 2 घंटे का टाइम डिस्टेंस आ जाता है। यानी अरुणाचल प्रदेश में अगर 5 बजे हैं, सुबह के 5 बजे हैं अरुणाचल प्रदेश में, यानी 5 बजे हैं, तो गुजरात में उस टाइम जो है ना, भैया समझ रहे, मतलब ये पहले है और ये बाद है। जब यहाँ 5 बजेंगे सुबह के, तब यहाँ पर 7 बजेंगे। 2 घंटे लेट है गुजरात का टाइम अरुणाचल प्रदेश के टाइम से, समझ रहे हैं। तो ये चीज है, इसलिए 2 घंटे का अंतर रहता है। और जो देशांतर और अक्षांश का कॉन्सेप्ट है वो अभी आएगा आगे, कि एक देशांतर को घूमने में 4 मिनट लगती है, वो नीचे लिखा हुआ है। ठीक है। ये एक 4 मिनट का समय लेती है एक देशांतर को घूमने में, वो आगे वाली वीडियो में हम क्लियर कर देंगे। अभी उस वाली मतलब पीडीएफ लगी हुई है, तो ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो भारत की उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम लंबाई, पड़ोसी राज्य, और ये भारत की जो है तटरेखा की लंबाई हमने आपको बता दी। अब पूछता है कि जैसे तटरेखा की 2 तरह से लंबाई पूछता है, यानी 6100 किलोमीटर है और एक है 7516.6 किलोमीटर, ये द्वीपों सहित है। लेकिन मुख्य भूमि की पूछे, यानी भारत की मुख्य भूमि की लंबाई कितनी है, तो यानी कि जो मुख्य भूमि की पूछेगा, भूमि की लंबाई पूछेगा तो है 15,200। भारत की मुख्य भूमि की जो लंबाई है, जैसे यहाँ तक देखना, जैसे ये गुजरात है, ये गुजरात यहाँ तक समुद्र से डूबा हुआ है। ठीक। अब यहाँ से गुजरात से ये वाला एरिया जो है, ये वाला ये वाला यहाँ तक तो कोई समुद्र नहीं है, ये ठीक है, ये ऐसे गुजरात से यहाँ तक आ जाते हैं हम लोग पश्चिम बंगाल तक, तो यहाँ तक तो कोई समुद्र नहीं है। तो जब ये वाला एरिया है, ये वाला इतना, तो इसकी भी तो लंबाई होगी, तो वो मुख्य भूमि बोलते हैं। तो मुख्य भूमि की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर मुख्य भूमि की। ठीक। और ये यहाँ से ये तटरेखा की लंबाई पूछेगा, तो ये जो है तटरेखा की लंबाई, ये 6100 किलोमीटर है, ये हमने आपको बता दिया। ठीक है। और जो ये द्वीप है, जैसे ये अंडमान निकोबार द्वीप है और ये लक्षद्वीप है, ये वाला ये द्वीप है, और ये वाला ये लंबा लंबा ये अंडमान निकोबार है। तो ये द्वीप मिला देते हैं तो होती है 5,716.6 किलोमीटर। ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अब आगे देखते हैं। तो ये है, देखो जो हम पिछली वीडियो में बता रहे थे, ये है देखो। जैसे भारतीय स्थलीय सीमा रेखा और सीमा रेखा लगभग दोगुनी है, यानी कि वो लगभग में बोल रहे हैं। तो जैसे हमने अभी बताया था, ये आपको पॉइंट क्लियर किया था हमने, कि भारत की देखो स्थलीय सीमा रेखा कितनी है, ये दिख रहा है कितनी है? 15,200 किलोमीटर। कच्छ का तट यहाँ से और जाके यहाँ तक बंगाल तक जो समुद्र लगता है उस तक मुख्य भूमि की है, वो 15,200 है। भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई, अब यहाँ पर इन्होंने ये लिख दिया है, यहाँ पर थोड़ा इनसे मिस्टेक हुआ है। मिस्टेक कैसा हुआ है, यानी कि जो है यहाँ पर 6200 नहीं है, यहाँ पर 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना, यानी 6100 किलोमीटर है जो तटरेखा की लंबाई है। ठीक, 6100 किलोमीटर। अब सबसे तट लंबी जो है गुजरात की है, तटरेखा की जो लंबाई है वो गुजरात की है सबसे लंबी।
वो हमने पिछली वाली वीडियो में बता भी दिया था, गुजरात की, फिर आंध्र प्रदेश की, फिर तमिलनाडु की, वो 3 क्रम से हैं और सबसे कम है वो गोवा की है, ये ध्यान रखना। अब देखो ये तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, भारतीय द्वीपों के साथ साथ तटीय सीमा रेखा कितनी है, देखो हमने बताया था भारतीय द्वीपों के साथ साथ। अब तटीय सीमा पूछे तो 6100 किलोमीटर है ये तटीय लंबाई, 6100 किलोमीटर। और द्वीपों सहित पूछे तो 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, ये वाली, ये ध्यान रखना, द्वीप मिला दे तो वैसे 6100, मुख्य भूमि की 15200। अच्छा, भारत का प्रायद्वीपीय भाग हिंद महासागर की ओर से उभरा हुआ है, हिंद महासागर को 2 भागों में बांटता है। वो हमने अभी बता दिया कि पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में अरब सागर है। ठीक, यही कहना चाह रहे हैं, जैसे बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर है। ये अभी हमने पहले उस आगे बताया था। तो ये पॉइंट है। उसके बाद हमने उस दिन आपको तटीय जो राज्य गिनाए थे कि तटरेखा पे हैं, तो आज आप देख लीजिए, यानी कि पहला राज्य तटरेखा पे है गुजरात, और ये गोवा तक, केरल, तमिलनाडु, फिर यहाँ पर आंध्र प्रदेश, के बाद तेलंगाना की सीमा नहीं लगती है, उड़ीसा की लगती है और पश्चिम बंगाल की लगती है। ठीक, तेलंगाना की नहीं लगती, तेलंगाना अंदर रह जाता है, इन्होंने यहाँ पर तेलंगाना उस हिसाब से लिखा है। अब याद रखना ये 9 राज्य हैं जो तट पे पड़ते हैं। उसके बाद हमने आपको बताया था कि यहाँ पर ये जो इन, जैसे यहाँ से लेकर कच्छ का तट है और यहाँ से ये मालाबार का तट है केरल में, ये यहाँ तक इन्होंने इसको बांट दिया है, कई तट में बांटा है, और यहाँ से और यहाँ तक बांट दिया है, यहाँ तक इसे भी बांटा है कई तट में। तो इसको डिवाइड किया है, तो वो हमने लिखा हुआ है, तो उसे देखिए आप, कि जैसे कि कच्छ का तट है वो गुजरात के ये यहाँ पर है कच्छ का तट। अब यहाँ से लेकर और ये यहाँ तक, ये गोवा तक, इसे ये इसे गुजरात के ऊपर वाले तट को तो कहते हैं काठियावाड़ का जो प्रायद्वीप बोलते हैं। एक तीनों ओर, कहने का मतलब है जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो मुख्य भूमि का भाग, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। तो ये जो गुजरात का है, इधर से भी पानी है, यानी ये इधर से भी पानी है, इधर से भी पानी है और इधर से भी पानी, तो इसे काठियावाड़ का प्रायद्वीप कहते हैं इस वाले एरिया को। ठीक है, ये लिखा है काठियावाड़ का। लेकिन अब यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये गोवा तक, इसे कहते हैं कन्नड़ तट। ठीक, कोंकण तट, माफ कीजिए, कोंकण तट। अब कोंकण तट और यहाँ से लेकर और ये यहाँ पर बेंगलुरु पड़ता है कर्नाटक, ये यहाँ पर। ठीक है, तो बेंगलुरु पड़ता है, तो बेंगलुरु में उसे कहते हैं कन्नड़ तट, कोंकण कहते हैं, इसे कन्नड़ कहते हैं, और कनारी भी कह देते हैं। वैसे तो कनारी की धारा है, लेकिन इसे कन्नड़ कहते हैं, डबल ना है और यहाँ पर रहा है, तो इसे कन्नड़ तट कहते हैं। यानी यहाँ बेंगलुरु से लेकर यहाँ से और यहाँ तक, गोवा वाले भाग से बेंगलुरु तक, इसे कन्नड़ तट कहते हैं, ये वाला। और यहाँ बेंगलुरु से यहाँ तक केरल वाले को मालाबार तट कहते हैं। तो 3 प्रकार से बांटा है, यानी कि कौन कौन सा तट है इसको देखिए। पहला है कन्नड़, कन्नड़ है या कोंकण है, तो पहला है कोंकण, कोंकण। ठीक, पहला कोंकण है। ठीक है, और दूसरा है कन्नड़, और तीसरा है मालाबार। ठीक है, रखना है, इस पर थोड़ा हमारा लिखने में दिक्कत हो रही है। तो पहला वाला इसीलिए हम पीडीएफ लगाइए, तो यानी कन्नड़, दूसरा कंक, पहला कोंकण, फिर दूसरा कन्नड़,
और तीसरा मालाबार। ठीक, ये 3 तट हो गए इधर, और 3 ही इधर हैं, यानी इधर कौन से हैं, यानी इसे कहते हैं कोरोमंडल तट। ये वाला एरिया है, उसे कहते हैं कोरोमंडल तट। यानी देखो ये लिखा है, यानी यहाँ तमिलनाडु से लेकर और यहाँ तक, आंध्र प्रदेश के यहाँ तक कहते हैं कोन्नड़ तट, यानी कोरोमंडल तट। ठीक, ये कोरोमंडल तट लिखा हुआ है। अब यहाँ आंध्र प्रदेश से लेकर और यहाँ पर उड़ीसा तक, यहाँ तक, इसे कहते हैं उत्तरी सरकार। सरकार कहते हैं, या फिर आंध्र तट भी बोल देते हैं, हमने उस दिन बताया था। ठीक है, इसे आंध्र तट भी बोलते हैं। और यहाँ उड़ीसा के निचले भाग से लेकर बंगाल तक का है, उसे कहते हैं उत्कल तट। ये लिखा है उत्कल तट। तो उधर भी 3 तट हैं और इधर भी 3 तट हैं, यानी कि उधर है कोंकण, कन्नड़ और मालाबार इधर हैं, यानी ऊपर से लोगे तो उत्कल, फिर उत्तरी सरकार और कोरोमंडल, या उत्तरी सरकार को आंध्र तट भी कह देते हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। देखते हैं, ये भारत के जो है, जो हमने अभी बताया था आपको, ये वाला है। यानी उस दिन हमने एक्सप्लेन किया था आपको कि जो भारत का कुल एरिया जो है, कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ये वाला। ठीक, ये लिखा हुआ है। तो भारत का जो कुल एरिया है, भारत की कुल जमीन का जो एरिया है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और जो भारत की जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत दुनिया में कौन सा देश है, वो भारत 7वां देश है। ठीक, क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया में जो भारत है वो 7वां देश है, यानी कि पहले पे जो है वो रूस है, दूसरे पे कनाडा है, तीसरे पे चीन है, चौथे पे जो है यूएसए है, फिर ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया और फिर भारत। तो भारत कितने पे है अपना, 7वें नंबर पर। ये ध्यान रखना, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार अभी हमने आपको बता ही दिया था। और फिर भी देखिए, देखो ये जो है किविथू, ये सबसे पूर्वी पॉइंट है इंडिया का, ये वाला किविथू। ये कितना है, 97 देशांतर 25 मिनट। इंद्राकोल कितना है, 37 अक्षांश और 6 मिनट। केप कमोरिन वाला है 8 अक्षांश 4 मिनट। और इंदिरा पॉइंट कितना है, द ग्रेट निकोबार में है, ये है 6 अक्षांश 4 मिनट। हमने देखो बताया था ये। अब तीनों चीजें आपको लिखी हुई, यानी जल से पूछे तो 6 है, मुख्य भूमि से 8 है, और ये वाला पहले हमने पूर्वी बता दिया 97, और ये जो लिखा है गुजरात में, ये पश्चिमी है 68 देशांतर 7 मिनट। ठीक है, प्रथम बिंदु इंदिरा कॉल, दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, पूर्व का सबसे बिंदु, सबसे पूर्व में कौन सा है, किबिथू, और सबसे पश्चिम में कौन सा है, गुहार मोती, मोती बोलते हैं, गुहार मोती गुजरात में, या द्वारिका भी कह देते हैं, वो ये है। ठीक है, ये लिखा है देखो, प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में, इधर ये गुजरात में है। ठीक, उसके बाद ये लंबाई चौड़ाई हमने आपको बता दी, पूरा एरिया भी बता दिया 32,87,263। उसके बाद ये भी बता दिया था हमने 29,33 पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण 32,14। ठीक, ये क्लियर हो गया होगा आपको। और क्षेत्रफल की दृष्टि से इंडिया 7वां है, ध्यान रखना। उसके बाद अब आइए, अब आपको देखते मतलब ये देशांतर वाला कॉन्सेप्ट है वो देखिए। यानी कि जो देशांतर कितनी है, जो खड़ी रेखाएं जैसे हमने ये यहाँ पर समझाया है, ये है ग्लोब।
ग्लोब मानिए तो ग्लोब पे ऐसी जो खड़ी रेखाएं ऐसी, अब जैसे इस पर ऐसी रेखाएं आएगी, ऐसी रेखाएं आएंगी, उसे कहते हैं हम देशांतर। ऐसी रेखाएं आएंगी, ठीक। ये बीच में है, ये मुख्य है, उसे कहते हैं ग्रीनविच। ये लिखा है जो लंदन से गुजरती है, ग्रीनविच। ये वाली रेखा लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है, ठीक है। तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट होता है कि जब हम लोग, यानी हम लोग उधर जाएंगे पश्चिम की तरफ, तो जो टाइम है ना वो घटेगा, और इधर आएंगे तो बढ़ेगा। यानी कि इंडिया का समय ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे रहता है, यानी इससे। तो इधर आते हैं तो टाइम घटने लगता है, और इधर जाते हैं तो टाइम बढ़ने लगता है, तो टाइम जुड़ेगा। तो एक एक अक्षांश मतलब घूमने में पृथ्वी को यानी 4 मिनट लगते हैं। एक जो है घूमने में देशांतर, एक देशांतर घूमने में 4 मिनट लगते हैं पृथ्वी को। तब एक देशांतर घूमने में 4 मिनट लगते हैं, और कुल जो देशांतर की संख्या है, कुल देशांतर कितनी है? 360, ठीक। तभी तो ये ग्लोब बना है, पूरा सर्किल बना है, यानी 360 डिग्री का कोण पूरा गोल हो जाता है। तो कुल रेखाएं कितनी है देशांतर, ये वाली जो रेखाएं हैं वो 360 हैं। वो अक्षांश वाली जो रेखाएं हैं वो अक्षांश अक्षांश रेखाएं हैं वो 181 और 179 काउंट की जाती हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो 181 और 179 कैसे की जाती हैं? यानी ग्लोब पे जब रहती है ना, जैसे ग्लोब है उस पर ये हो जाती है काउंट, तो ये हो जाती है। उसके बाद और उस पर काउंट करेंगे तो एक ही रेखा डबल काउंट होती है, तो फिर एक घट जाती है, दो घट जाती है, यानी एक तो मुख्य वाली और एक उस पे, तो इसलिए 179 रह जाती हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना कि ग्लोब पे क्या है और मानचित्र पे क्या है। तो आइए अब देखते हैं, यानी एक देशांतर घूमने में 4 मिनट लगते हैं, वो ये भी लिखा है, देखो एक देशांतर 4 मिनट। और इंडिया का जो समय है, यानी आप लोगों को हमने बताया था अभी कि यहाँ पर 97 है और यहाँ पर 68 है, यहाँ पर ये 68 है और यहाँ पर 97 है, ठीक। अरुणाचल प्रदेश में अब इन दोनों का डिफरेंस निकालो तो 29 से ज्यादा मतलब निकलता है, तो उसे हम लगभग में 30 मान लेते हैं, ठीक है। यानी 30 अक्षांश मानते हैं। अब 30 अक्षांश और एक मतलब 30 देशांतर, और 30 देशांतर में 4 का गुणा कर देते हैं, क्योंकि एक देशांतर घूमने में कितना 4 मिनट लेती है, तो ठीक है। तो 30 का गुणा 4 में करेंगे तो ये टोटल आएगा 120 मिनट, और 120 मिनट यानी 1 घंटे को 60 मिनट में डिवाइड करते हैं, तो यानी 2 घंटा। अब 2 घंटे का समय अरुणाचल प्रदेश में सूर्य 5 बजे उदय होता है, तो गुजरात में वही 7 बजे। यही चीज हम उस आगे थोड़ा अभी बता रहे थे हम आपको, यानी 2 घंटे का समय जो है वो आगे है, ये वाला। उत्तर प्रदेश में 5 बजे सूर्य निकलेगा तो गुजरात में 7 बजे निकलेगा। क्यों? क्योंकि जो ग्रीनविच है ना ये वाली, भारत यहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। तो इधर को जितना बढ़ेंगे ना उतना समय घटता जाता है, समझ रहे हैं? इधर को जाएंगे तो बढ़ता जाएगा, तो इसलिए भारत इधर पड़ता है, यहाँ पर इधर को नहीं पड़ता है। भारत यहाँ से लंदन से इधर पड़ता है, ठीक है। और फिर यहाँ पर, अब यहाँ पर और यहाँ पर, तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है, तो सूर्य हमेशा कहाँ निकलता है? पूरब में। यहाँ पर पूरब में निकलेगा, तो सूर्य यहाँ से निकल के जब तक पृथ्वी घूम के यहाँ पहुंचेगी तब तक 2 घंटे का अंतर आ जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश का 2 घंटे का समय आगे है और गुजरात का 2 घंटे का समय पीछे है, इस चीज को याद रखना, ठीक है। तो आइए भारत की मानक समय रेखा। अब मानक समय रेखा का क्या मतलब है? यानी हम उस समय को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं मानक समय रेखा में कि जो बीच से निकलती हो, यानी कि बीचों बीच काटती हो। जैसे ग्रीनविच रेखा है वो दुनिया को 2 भागों में बीचों बीच काटती है, ये 0 डिग्री है, ठीक है। ऐसे ही हम इंडिया में लोकेट करना चाहते हैं कि इंडिया जो है कि बीचों बीच काटे,
तो ऐसी कोई रेखा होनी चाहिए। और जो ग्रीनविच का टाइम है और उस टाइम से इंडिया का टाइम हमने बताया भी 5.5 घंटा आगे है। जैसे कि देखो दिल्ली का समय लंदन के समय से कितना आगे है, देखो ये है 5.5 और 1/2 घंटे। अगर ये में तो लंदन 12 बजे होगा, ठीक है। 5 है भारत तो लंदन में 12 बजे होंगे, ऐसे करके अगर 5:30 बजे है तो लंदन में 12 बजे होंगे। तो इंडिया का ऑलमोस्ट ये मानिए 5.5 घंटा ज्यादा है। बस इससे ज्यादा आप उस अक्षांश देशांतर में ना पढ़िए। पढ़ना क्या है, उसमें अंतर निकालो, 4 से गुणा करो, बस निकल आएगा। अब जैसे देख लीजिए, अब 0 डिग्री है, ठीक है, अब 0 डिग्री है और 0 डिग्री के बाद अब इंडिया का 82.5 है, ठीक है। 82.5 और 82.5 में 4 का गुणा कर दो, पूरा टाइम निकल के आ जाएगा कितना ज्यादा है, 5.5 घंटे ज्यादा है। इससे सिंपल क्या है, यानी 82.5 में 4 का गुणा करना है, बस बढ़ता है इसलिए, ठीक है। तो 5.5 घंटा इंडिया का समय लंदन के टाइम से ज्यादा है, ये ध्यान रखना। और गुजरात का समय अरुणाचल प्रदेश के समय से 2 घंटा पीछे चलता है, वो 2 घंटा आगे चलता है, ठीक। तो अब आइए यहाँ पर भारत की मानक समय रेखा पर। भारत भारत की मानक समय रेखा की जो मानक समय रेखा है, ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। जो भारत की मानक समय रेखा है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अब वो 5 राज्य कौन कौन से हैं वो आप देखिए। जैसे कि ऊपर से आती है ऐसे 82.5 है ना, इंडिया की जो लाइन है ये 82.5 डिग्री पर। 82.5 डिग्री पे इंडिया बीच में आधा आधा बट जाता है, इसलिए 82.5 माना है। और 82.5 से गुजरती है तो 5 राज्यों से होकर जाती है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है कि भारत की जो मानक समय रेखा है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है, या इसमें से 4 ऑप्शन दे देगा कौन पढ़ता है या कौन नहीं पढ़ता है, इस चीज को ध्यान में रखना। तो ये 5 राज्य हैं जो गुजरती है। और इसका जो आसान तरीका है ना वो है, आप मैप वाइज याद कर लें तो ज्यादा बढ़िया रहता है। वाइज याद कर लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और उसके बाद हम आपको एक ट्रिक भी बता देंगे जो आप कभी नहीं भूलेंगे और अच्छे से आपको हमेशा याद रहेगी, ठीक है। कौन से राज्य हैं जो हमारी मानचित्र पे पड़ते हैं, तो पहला तो है अपना यूपी, ठीक। यहाँ पे आपको पड़ता है, हमने आपको इंडियन मैप पढ़ाया था, तो यूपी के इलाहाबाद के नैनी से जाती थी, नैनी। लेकिन अब मिर्जापुर बोलने लगे हैं, यानी कि मिर्जापुर से जाती है, अब नैनी से नहीं, थोड़ा हट गया तो मिर्जापुर से जाती है। तो ऑप्शन के हिसाब से आप डील करेंगे इस क्वेश्चन को। अगर जो इलाहाबाद का नैनी दे, मिर्जापुर ना दे तो नैनी के साथ जाएंगे, और मिर्जापुर दे तो मिर्जापुर के साथ जाएंगे, और दोनों एक साथ देगा नहीं, ये कंफर्म है, ठीक है। आयोग या कोई भी संस्था सही वो नहीं चाहती कि हमारा कोई भी क्वेश्चन कोर्ट में जाए, तो इसलिए दोनों नहीं देंगे, या तो मिर्जापुर देंगे या इलाहाबाद देंगे, ठीक है। तो इलाहाबाद की मिर्जापुर, मिर्जापुर से गुजरती है या इलाहाबाद की नैनी से, दो में से एक ऑप्शन ही आएगा, ठीक। तो पहले यूपी से गुजरती है। यूपी के जस्ट नीचे कौन आता है, ऐसे यहाँ पर यूपी हो गया, यूपी के जस्ट नीचे एमपी, और एमपी के से कट के अलग क्या हुआ था हमने बताया था 2000 में, छत्तीसगढ़। तो तीसरा छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ के नीचे कौन सा आएगा है, उड़ीसा, समझ रहे हैं? छत्तीसगढ़ के यहाँ पर छत्तीसगढ़ है और उड़ीसा ऐसे करके फैला है, तो फिर तीसरे नंबर पर उड़ीसा, चौथे नंबर पर उड़ीसा आएगा और फिर नीचे आंध्र प्रदेश आएगा। तो ये 5 राज्य हैं, यानी यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इनसे भारत की मानक समय रेखा गुजरती है, 5 राज्यों से, ठीक है। अब इसकी हम ट्रिक बता देते हैं आपको, ठीक है। देखो इसकी ट्रिक है, का याद रखना, ठीक। अब मौका बोलेंगे कि कैसे कैसे, तो देखो एम से मध्य प्रदेश, ओ से उड़ीसा, यू से यूपी, और सी से छत्तीसगढ़, और ए से आंध्र प्रदेश।
को ट्रिक को याद रखना कि भारत की मानक समय रेखा 5 राज्यों से गुजरती है और उसकी सरल ट्रिक है मौका। मौका याद रखना, मौका कैसे लिखा जाता है? MOUCA, यानी एम से मध्य प्रदेश, ओ से उड़ीसा, यू से उत्तर प्रदेश, सी से छत्तीसगढ़ और ए से आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये मानक समय रेखा भारत की 5 राज्यों से गुजरी। ठीक, और दो मतलब दो ये घंटे का अंतर हमने आपको बताई दिया, ये लिखा हुआ है। ठीक है, सूर्य वाला बजे उदय होगा अरुणाचल प्रदेश में, तो गुजरात में उसे 7 बजे उदय होगा। आइए देखते हैं इसे। अब आइए, जो भारत की कर्क रेखा है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो कर्क रेखा को देखिए, तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और इसकी बहुत मतलब ज्यादा ट्रिकें लोगों ने बना रखी हैं। यानी ये है हमारी कर्क रेखा, ये कर्क रेखा है। तो ये भारत को 2 भागों में बांट देती है, 20 से जाती है, 2 भागों में बांट देती है। कर्क रेखा और मकर रेखा का क्या कॉन्सेप्ट है, यानी कि जो ऐसे करके ये मान लो पृथ्वी है, इसका ये बीच वाला है और, ये वाला है और ये वाला। ठीक, तो इसे कहते हैं कर्क रेखा। ठीक, रेखा है, और ये वाला जो है ये भूमध्य रेखा। ठीक है, ये भूमध्य रेखा है, और ये वाली जो है ये है मकर रेखा। ये पृथ्वी है, इसे 3 भागों में डिवाइड करती है, यानी कि जो भूमध्य रेखा है वो पृथ्वी को ही 2 भागों में डिवाइड कर दी थी, आधी पृथ्वी ऊपर आधी नीचे। उसके ऊपर जो है 23 अक्षांश यानी 23.5 पर है, 23.5। ये भी है 23.5। ठीक है, 23 हाफ पे है, लेकिन ये उत्तरी है, ये दक्षिणी है, ध्यान रखना। तो जो हमारी जो कर्क रेखा है भारत को 2 भागों में बांटती है, वो यानी कि उत्तर में है, साढ़े पृथ्वी के 23.5 डिग्री उत्तर में पड़ती है, और भूमध्य रेखा बीच में है, ये पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, लेकिन कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है, वो 23.5 डिग्री उत्तर में है, और 23.5 डिग्री दक्षिण में एक और रेखा है, उसे कहते हैं मकर रेखा। तो ये ध्यान रखना, इसलिए हमने समझाया कि अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि ये चीज आई कहाँ से। ठीक है, तो पृथ्वी को पूरे 2 भागों में बांटेगी, वो भूमध्य रेखा है, उसे विषुवत रेखा बोलते हैं। ठीक है, उसके 2 नाम है, अंग्रेजी में उसे इक्वेटर बोलते हैं, और हिंदी में उसे 2 नाम दिए गए हैं, भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा। उसके 23.5 ऊपर कर्क रेखा है और 23.5 नीचे दक्षिण में मकर रेखा है। ठीक है, तो अब आइए कि जो कर्क रेखा है भारत के बीचों बीच से जाती है, वो 8 राज्यों से होकर जाती है। ठीक है, ये वाली, ये 8 राज्यों से होकर जाती है। तो कौन कौन से राज्य पड़ते हैं, देखिए यहाँ पर हमने क्या बताया था, ध्यान कीजिए। यहाँ पर गुजरात है, जो गांधीनगर गुजरात, यहाँ पर राजस्थान। ठीक, तो ये ऊपर और ये गुजरात। ठीक है, ये राजस्थान हो गया, ये गुजरात हो गया। तीसरा कौन सा है, MP यानी मध्य प्रदेश। ठीक, मध्य प्रदेश। उसके बाद क्या पड़ेगा, जो मध्य प्रदेश से अलग हुआ है वो छत्तीसगढ़, चौथे स्थान पर। छत्तीसगढ़ के बाद फिर झारखंड। ठीक, और उसके बाद पश्चिम बंगाल, और उसके बाद यहाँ पर इधर
जो हमने बताया था 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है त्रिपुरा, उसके त्रिपुरा के आगे ये मिजोरम। ये हैं 8 राज्य। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये 8 राज्य हैं जो भूमध्य रेखा, वो कर्क रेखा जाती है हमारे भारत के बीचों बीच से, वो 8 राज्य हैं। इसकी भी ट्रिक है कि मित्र पर गमछा झाड़, और हमें ये ट्रिक मतलब समझ में नहीं आती, अगर जाके वहां पर वो चीजें उल्टी सीधी हो गई तो फिर चीजें बिगड़ जाएंगी। इसलिए आप मैप वाइज याद रखिए, यानी सबसे इधर क्या है, गुजरात, ठीक है, गुजरात, गुजरात के बाद फिर पड़ता है राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद फिर त्रिपुरा और मिजोरम। ऐसे याद कर लीजिए, या फिर एक ट्रिक है मित्र पर गमछा झाड़, यानी मित्र याद कीजिए, आप रहने दीजिए वो मित्र पर गमछा झाड़ ट्रिक बहुत चली है, तो आप ठीक है, तो ऐसे याद कर लीजिए 8 राज्यों से होकर जाती है। दोबारा बोलते हैं, इसका क्रम लगवा लेता है, यानी कि पश्चिम से पूरब की क्रम और पूरब से पश्चिम की क्रम, तो ये ध्यान रखना है, इधर से मिजोरम, फिर त्रिपुरा, फिर बंगाल, फिर झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, फिर एमपी, उसके बाद गुजरात और राजस्थान, यानी पहले राजस्थान आएगा फिर गुजरात आएगा। ध्यान, गुजरात सबसे इधर आएगा फिर राजस्थान आएगा, तो किधर से भी लगवाए याद रखना, इधर से पूछेगा तो फिर गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। एक बार आंख बंद करके थोड़ा मनन कर लीजिए, कि आ रही हैं चीजें या नहीं आ रही। डूरंड रेखा हमने बता दी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है डूरंड रेखा, रेड क्लिफ वाली जो भारत और पाकिस्तान के बीच है, और ये वाली जो है मैकमोहन, ये भारत और मतलब अरुणाचल प्रदेश और चीन के मध्य है, ठीक है। ये और ये कॉमन जानकारी है। छोटा राज्य है वो गोवा है, और सबसे बड़ा है वो राजस्थान है, उससे कम एमपी, फिर महाराष्ट्र, अपना यूपी जो है चौथे नंबर पर है। क्षेत्रफल से क्रम लगवाने को आ जाता है कभी कभी, तो उसमें क्या करना है, सबसे जो बड़ा राज्य अगर का क्षेत्रफल की दृष्टि से वो राजस्थान है, राजस्थान के बाद एमपी अभी भी कायम है, छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद भी एमपी पहले कौन सा है, राज, यानी पूरे भारत पर राज करता है राजस्थान, एमपी, फिर महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र, और तीसरे पे है अपना यूपी, अपने उत्तर प्रदेश वाले, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से तो हमारा कोई शान ही नहीं है, कुछ भी नहीं किया है, पर जनसंख्या बढ़ाई है, ये भी एक रिकॉर्ड है ना। ये चौथे नंबर पर सबसे छोटा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से है वो गोवा है, लेकिन सबसे छोटा जनसंख्या की दृष्टि से पूछे तो सिक्किम है, समझ रहे, जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम है, क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा है, और सबसे छोटा जो एरिया वाइज है राज्य वो लक्षद्वीप है, एरिया वाइज केंद्र शासित प्रदेश, यूटी पूछे तो लक्षद्वीप है एरिया वाइज, मात्र शायद 33-34 किलोमीटर का एरिया है इसके पास, तो सबसे छोटा क्षेत्रफल में, और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा पूछे तो अब लद्दाख बन गया है, तो अब लद्दाख हो गया, यानी लद्दाख फिर लक्षद्वीप, सबसे छोटा और बड़ा। इसमें भी जो कॉन्सेप्ट होते हैं कि पहले जनसंख्या के हिसाब से पूछ रहा है या फिर वो है, ये देख लीजिए, देख लीजिए। तो यूपी जनसंख्या में सबसे ज्यादा, लेकिन क्षेत्रफल में चौथे पे है। जैसे यही पूछ रहे, जैसे जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य, अब जनसंख्या के मामले में पूछेगा तो सिक्किम हो जाएगा, और क्षेत्रफल में पूछेगा तो गोवा हो जाएगा। ऐसे ही सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख हो गया है, ठीक। तो ये भी क्लियर हो गया। ये इसमें एक चीज और पूछ लेता है कि सबसे नजदीक में जो है ना राजधानी पूछ लेता है, तो नजदीक में जो राजधानियां पड़ती हैं वो एक ये मध्य प्रदेश की भोपाल है, और ये गुजरात की गांधीनगर, ठीक। अगर मध्य पूछे कि कर्क रेखा के समीप राजधानी, तो ये मध्य प्रदेश की भोपाल पड़ती है, ये गांधीनगर पड़ती है, तो करीब कौन सी है ये पूछ लेता है, तो इस चीज को और ध्यान रखिए। ऐसे पढ़ने को कोलकाता भी पड़ता है, रांची भी पड़ती है, ठीक। अब ये है देखिए, बहुत
सारी चीजें जो है मैप वाइज क्लियर हो जा रही हैं। ठीक है, तो द्वीप है भारत के, अब ये 9 राज्य हैं, तो 9 राज्य के समीप ही द्वीप होंगे, कहीं दूसरी जगह तो जाएंगे नहीं। तो यानी कि द्वीप जो है, देखो यहाँ गुजरात से स्टार्ट होता है और ये पश्चिम बंगाल तक जाता है। तो पेट्रोलियम के लिए जैसे नर्मदा नदी है वो निकल के आती है, उसी के जो मुहाने पे है तो पेट्रोलियम भंडार के लिए है वो है अलियाबेत और खलियाबेत। यहाँ पर अलियाबेत लिखा हुआ लेकिन खलियाबेत नहीं लिखा, दो हैं द्वीप, यानी खलियाबेत और अलियाबेत ये द्वीप हैं। इन्हीं से इनमें पेट्रोल का भंडारण है और इन्हीं से पेट्रोल निकाली जाती है। जो मुंबई के जो यहाँ पर पास है, मुंबई से थोड़ा समुद्र में हटके एक जगह है मुंबई हाई, उस जगह से पेट्रोल निकाली जाती है इंडिया के लिए, उसे मुंबई हाई बोलते हैं। ठीक, तो नर्मदा के तट पर हैं ये दो द्वीप हैं, ध्यान रखना, अलियाबेत और खलियाबेत, ये गुजरात के समीप है। यहाँ नर्मदा गिरती है उसे अलियाबेत खलियाबेत के पास ही, तो वहां पे ये दो द्वीप है जहाँ पर पेट्रोल का भंडारण है। ठीक, ये नर्मदा लिखी हुई है गुजरात के तट पे। मुंबई में है एलिफेंट द्वीप। ठीक, एलिफेंट द्वीप है मुंबई में, सालसेट द्वीप है। जो पूरी मुंबई बसी है, जैसे हम महाराष्ट्र बहुत बड़ा है, जो महाराष्ट्र में भी जो राजधानी है मुंबई, जो मुंबई है वो मुंबई सालसेट द्वीप पे बसी, इसी द्वीप पे जो लिखा हुआ है। ठीक है, ये सालसेट द्वीप लिखा है ये वाला, इसी पे मुंबई बसी हुई है सालसेट द्वीप पे। और इसी के नीचे है एलिफेंट द्वीप, वो एलिफेंटा का एक दर्रा भी है, एलिफेंटा द्वीप भी है। ठीक, के बाद जो ये वाला है लक्षद्वीप वाला, ये लक्षद्वीप है, इसमें प्रबाल भित्ति का बना हुआ ये द्वीप है। यानी कि आपने सुना होगा कोरल, सुना होगा आपने कोरल, तो उन्हें प्रबाल भित्ति बोलते हैं, उनसे बना है ये द्वीप। ये जो चूना पत्थर वाला है ना, CaCO3, चूना मुख्य भोजन जो है ना चूना है, चूना पत्थर से बनते हैं ये। तो ये पूरा जो लक्षद्वीप बना हुआ है वो एटोल द्वीप बोलते हैं, यानी घोड़े की नाल की आकार से जब प्रवाल घर बना लेते हैं और जम जाते हैं, घोड़े की नाल की आकार के, घोड़े की नाल देखा होगा आपने, तो उस आकार से ऐसे ऐसे करके बना लेते हैं, ऐसे करके, तो उसे कहते हैं हम एटोल द्वीप। ठीक है, तो एटोल द्वीप जो बना हुआ है, एटोल द्वीप वो लक्षद्वीप में है। लक्षद्वीप इन्हीं प्रवाल भित्तियों से बना हुआ है और इसी पे एक बड़ा द्वीप है जो इसे कहते हैं मिनिकॉय द्वीप, इसी का ये है लक्षद्वीप का। ठीक है, अब ये आइए इस द्वीप को देखिए, इसे द्वीप पढ़ रहे हैं, जैसे सालसेट द्वीप है, एलिफेंटा द्वीप है। ठीक है, और लक्षद्वीप का जो एटोल द्वीप पे बना हुआ है लक्षद्वीप, और ये तमिलनाडु पर है पम्बन द्वीप और रामेश्वरम, ये लिखा है पम्बन द्वीप, ये लिखा है। ठीक, तो हमने बताया था यहाँ पर ये, यहाँ पर ऐसे करके श्रीलंका लटका हुआ है, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये पम्बन द्वीप है और यहीं पर जो ब्रिज है उसे रामेश्वरम कहते हैं, ये तमिलनाडु में ये जगह है। और यहाँ से यहाँ पर राम ने सेतु बनाया था, तो सीता मैया चोरी हो गई थी, तो नल और नील की सहायता से। तो ये वाला एरिया है। ठीक है, रामेश्वरम, पम्बन द्वीप, पम्बन द्वीप में ही यहाँ पर एक जल डमरू है, उसे कहते हैं पाक जल डमरू। तो पाक का नाम सुनते पाकिस्तान ना पहुंच जाना, तो पाकिस्तान में होगा, पाकिस्तान में नहीं, श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में है पाक जल डमरू मंदिर। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो लोगों को लगता है पाक यानी पाकिस्तान, पाकिस्तान के नाम पर उधर भग जाते हैं, उधर नहीं, श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में है पाक जल डमरू मंदिर, जो अभी हमने अभी पिछले उसमें स्लाइड में दिखाया भी था। ठीक है, उसके बाद ये है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश श्री हरिकोटा द्वीप या सतीश धवन बोलने लगे हैं इसे, ये वाला आंध्र प्रदेश में, यहीं से जो है मिसाइल हैं जो इसरो वाला है ना, इसी पर है, सतीश धवन पर है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर जो है ना, ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, तो ये इसरो इसी पर है, श्री हरिकोटा सतीश धवन द्वीप पर बना हुआ है इसरो अपना इंडिया का। तो ये हरिकोटा द्वीप या सतीश धवन द्वीप है। उड़ीसा में है एक व्हीलर द्वीप, इसी का नाम कलाम साहब के नाम पर रख दिया है, व्हीलर द्वीप का ही, कलाम आजाद द्वीप, ये उड़ीसा में है व्हीलर द्वीप, इसी का नाम कलाम साहब के नाम पर रख दिया, अब्दुल कलाम के।
यहाँ से हम मिसाइल टेस्टिंग करते हैं, जो भी मिसाइल बनाते हैं ना उसे यहाँ पर टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो शाम है व्हीलर द्वीप और ये श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। इस पे इसरो और इस पे मिसाइल टेस्टिंग कर लेते हैं व्हीलर वाले पे। इस पे इसरो से सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। अब ये दूसरा भी बना दिया गया है तमिलनाडु में, दूसरा बनाया है क्योंकि ये बहुत मतलब रेवेन्यू जनरेट करता है, पैसा आता है इससे। दूसरे देशों के हम सैटेलाइट लॉन्च करेंगे तो उससे पैसा लेते हैं। हमारे पास एक ही था, अपना लॉन्च करें कि उनका लॉन्च करें, इसीलिए हम ना अब दूसरा जो है तमिलनाडु में बनाने की तैयारी कर दी। वो ऑलमोस्ट बन के तैयार हो गया है, बस अभी स्टार्ट नहीं हुआ है क्योंकि उसे हमने बनाया ही प्राथमिकता इसी बात से दी है कि लोगों की सैटेलाइट लॉन्च करेंगे, वहां से पैसा कमाएंगे। और इसकी भी एक जगह निश्चित होती है कि जैसे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण वहां पर थोड़ा बहुत कैसे मतलब होता है, जैसे अक्षांश के निकट जाओगे तो ज्यादा मतलब जो जगह मिलेगी वो सुटेबल मिलेगी, इसलिए हमने तमिलनाडु को चूज किया है। और तमिलनाडु से अक्षांश की रेखा जो है ना वो भूमध्य वाली, वो ज्यादा नहीं 8 डिग्री रह जाती, इसलिए वो जगह चुनी है। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये हो गया पाम्बन द्वीप, सतीश धवन, व्हीलर द्वीप। अब ये है गंगा सागर द्वीप। ये जो है ना यहाँ पर है, ये गंगा सागर द्वीप है। ये पश्चिम बंगाल की हद में है गंगा सागर द्वीप। ठीक, बंगाल की खाड़ी में है ये गंगा सागर। और यहीं पर है न्यू मुरे द्वीप। न्यू द्वीप भी बंगाल की खाड़ी में, इस पे जो अधिकार है वो बांग्लादेश का है और ये नेहरू जी ने दे दिया था बांग्लादेश को। यही जो न्यू मोरे द्वीप है वो नेहरू जी ने बांग्लादेश को दे दिया और इसे अब चाइना को दे दिया है बांग्लादेश ने, शायद लीज पे दे दिया है या देने की बात चल रही है, तो इस पर थोड़ा विवाद है। और ये हमारे लिए खतरा होगा, या भी यहाँ पर चाइना आगे बैठ जाएगा तो हमारी सारी निगरानी करता रहेगा। इसीलिए हम लोग इसका विरोध करते हैं कि न्यू मोरे द्वीप तो हमारा था और ये बांग्लादेश को दे दिया बंगाल की खाड़ी में, बांग्लादेश दे रहा है चाइना को, तो ये गलत है। किसी को हमने दिया है तो तुम किसी को लीज पे क्यों दे रहे हो। ऐसे ही जैसे ये न्यूमरे है, यहीं पर ये हम्बन टोटा है। अब हम्बन टोटा है तो हम्बन टोटा को श्रीलंका ने बंदरगाह है उसे दे दिया चाइना को, अब यहाँ चाइना को बिठा दिया है बिल्कुल इंडिया के यहाँ पर नीचे, यहाँ पर। और यहाँ पर ये बांग्लादेश बिठाना चाहता है यहाँ पर, समझ रहे हो। तो चारों तरफ से इंडिया को घेरने की बात चल रही है, तो इसलिए थोड़ा ये न्यूमरे द्वीप बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश का अधिकार है इसका। ठीक, इंडिया का अधिकार था, इंडिया ने दे दिया है उसे। अच्छा, अब आइए, ये जो है ना हिमालय, अभी आपको हमने पढ़ाया नहीं, हिमालय का ही विस्तार है, इसे कहते हैं अराकान योमा पर्वत। ठीक है, अराकान योमा पर्वत जो हिमालय का ही भाग है। यहाँ से जैसे हिमालय है ऐसे करके एक चोटी है, दो चोटी है, तीन चोटी, ऐसे हिमालय की है। फिर यहाँ पर हिमालय आके ऐसे करके मोड़ देता है, ऐसे करके। ठीक है, तो उसी का विस्तार है, उसे कहते हैं अराकान योमा। तो ये हिमालय का ही विस्तार है अराकान योमा, ये अंडमान निकोबार तक चली जाएंगे। ठीक है, ये वाले अंडमान निकोबार तक ही चली जाएंगे। ये बंगाल की खाड़ी है, यहाँ तक चली जाएंगे। तो हिमालय का विस्तार चला आया नीचे तक, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, यानी ये उत्तरी अंडमान है, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिण अंडमान। ठीक है, ये अंडमान है और ये नीचे निकोबार है। इसे ये 10 डिग्री चैनल अलग करता है अंडमान निकोबार को। ठीक है, तो सबसे बड़ा है वो मध्य अंडमान है, मध्य अंडमान। वो उत्तरी अंडमान पे ही, अंडमान की सबसे ऊंची जो चोटी है ना उसे कहते हैं सैंडल पीक, वो उत्तरी अंडमान पे ही है। यहाँ पर उत्तरी अंडमान सैंडल पीक, उसकी लंबाई है, वो ऊंचाई है 732 मीटर। ठीक है, उत्तरी अंडमान पर। मध्य अंडमान सबसे बड़ा भाग है, फिर दक्षिणी अंडमान है। ठीक, वो छोटा अंडमान है, लिटिल अंडमान बोलते हैं उसे। उसके बाद निकोबार स्टार्ट होता है, निकोबार, और फिर नीचे मिनिकॉय। यहीं पर जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इसके बीच में जैसे अंडमान और निकोबार, अब अंडमान में भी 3 डिवीजन हो गए और 4 हो गए, दक्षिणी अंडमान, फिर लिटिल अंडमान, फिर निकोबार, कार निकोबार, फिर
ग्रेट निकोबार, 2 इसमें हो गए, उसके बाद मिनी निकोबार 3 हो गए। उसके बीच में यानी पूछे अंडमान निकोबार के बीच में कौन सा चैनल अलग करता है, तो 10 डिग्री चैनल अलग करता है अंडमान को निकोबार से। ठीक है, ये आते हैं अंडमान निकोबार का सीन। क्या अब द्वीप समूह हम पढ़ रहे थे, द्वीप समूह वो वाले तो हमने मुख्य भूमि के तो देख ली। अब ये द्वीप समूह है, ये भी देखिए। तो जैसे अरब सागर के द्वीप समूह, यानी तो अरब सागर में हमने क्या बताया, लक्षद्वीप है। ठीक है, अब ये लक्षद्वीप वाला द्वीप है, ये लिखा हुआ है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप क्या है, कोरल यानी एटोल और मूंगो, मूंगे की चट्टान है, यानी उसे ही मूंगा कहते हैं, जो हम अभी बताया था। कोरल कहते हैं उन्हें, कोरल लीफ, प्रवाल भित्ति, उन्हें मूंगे भी कहते हैं। तो उनसे बना हुआ है अरब सागर में लक्षद्वीप। ठीक है, तो लक्षद्वीप बहुत बिखरा बिखरा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ये स्लाइड लगाई हमने कि जैसे इस पे कई द्वीप हैं, द्वीप से बनाई है, तो कितने द्वीप याद रखेंगे, लेकिन इसमें आप थोड़ा बहुत याद रखना कि एक इसका अगाती द्वीप है, अगाती द्वीप पे ही मतलब उसकी जो एयरपोर्ट बना हुआ है, ये वाला देखो, ये लिखा अगाती। ठीक, इस पे एयरपोर्ट बना हुआ लक्षद्वीप का, अगाती द्वीप पर। और ये है कवारती, और कवारती राजधानी है लक्षद्वीप की। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये राजधानी है इसकी, और ये अगाती द्वीप है, इस पर एयरपोर्ट बना हुआ है। इसके बाद अब ये पूछा जाता है, तो इसलिए लगाया, यानी कि जो 9 डिग्री चैनल है, 8 डिग्री चैनल, इसके नीचे ये नया देश है, मतलब हमारा जो पड़ोसी है, जलीय पड़ोसी, जैसे श्रीलंका था उसमें, इसे ऐसे ही ये मालदीव है, हमारा पड़ोसी है मालदीव। तो मालदीव पड़ोसी है, तो मालदीव और मिनिकॉय, ये वाला छिड़तम है ना, मिनिकॉय द्वीप। तो पूछता है कि मिनिकॉय और मालदीव के बीच कौन सी जो चैनल है वो अलग करती है, तो 8 डिग्री चैनल अलग करता है। ठीक है, ध्यान रखना, मालदीव को मिनिकॉय से 8 डिग्री। और पूछता है मिनिकॉय को लक्षद्वीप। ठीक है, ये वाला लिखा हुआ है, ये पूरा आता है। तो यानी कि मिनिकॉय को लक्षद्वीप से कौन अलग करता है, तो 9 डिग्री चैनल। ठीक है, ये याद रखना, ये बहुत बार पूछा जाता है और इतना कंफ्यूजन होता है कि कह नहीं सकते कि 8 डिग्री होगा कि 9 डिग्री होगा कि 10 डिग्री होगा। ठीक है, और जैसे मालदीव देश है, उसके ऊपर हमारा लक्षद्वीप का ही एक द्वीप है मिनिकॉय, वो दक्षिणतम बिंदु है, तो मतलब दक्षिणतम द्वीप है, तो मिनिकॉय। तो मालदीव से मिनिकॉय 8 डिग्री अलग करता है, और मिनिकॉय को लक्षद्वीप 9 डिग्री अलग करता है। पहले ध्यान रखना कि नीचे, सबसे नीचे मालदीव है, उससे ऊपर मिनिकॉय है। अब मिनिकॉय मालदीव को 8 डिग्री, और फिर मिनिकॉय को तो सेम रहने देना, मिनिकॉय और लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के बाकी जो द्वीप है वो ऊपर है, तो लक्षद्वीप पूरा पूछ रहा है, तो फिर 9 डिग्री। तो यानी लक्षद्वीप और मिनिकॉय 9 डिग्री, फिर मिनिकॉय और मालदीव 8 डिग्री। और इसके ये 3 जो है द्वीप याद रखना, ये एक मिनिकॉय, और ये अगाती, और ये कवारती। ठीक, सबसे बड़ा एटोल है ये वाला। तो लक्षद्वीप क्लियर हो गया होगा। लक्षद्वीप पे बहुत सारे द्वीप बने हुए हैं, तो उसको ध्यान रखना। हमने इसलिए मैप लगाया, ये डिग्री में कई बार क्वेश्चन पूछा, कई बार गलत हो जाता है यार, मतलब 8 डिग्री है, 9 डिग्री है, और क्योंकि 10 डिग्री अंडमान निकोबार का अभी बताया, फिर देखो हम बता दे, देखो ये है, अब बंगाल की खाड़ी के द्वीप ये है, अंडमान निकोबार मतलब अरब सागर के द्वीप है, ये कितने हैं, 247 द्वीप, मतलब ऑल ओवर द्वीप बताए जा रहे हैं कि बहुत ज्यादा हैं, लेकिन संख्या से आप बचें, क्योंकि उसमें कुछ अलग है, किसी में कुछ अलग है। तो ये बंगाल की खाड़ी की द्वीप है, अंडमान निकोबार की द्वीप। ठीक है, कितने हैं, अब ये जो है ना, ये कोको द्वीप है, ये एक म्यांमार का है। ठीक, अंडमान निकोबार में जो अरब बंगाल की खाड़ी में कोको द्वीप, वो एक म्यांमार का है।
और न्यू मोरे बताया वो बांग्लादेश का है। ठीक है। अब कोको स्टेट भी है यहाँ पर, एक कोको के नीचे कोको स्टेट है। अब ये नारकोंडम जो है द्वीप, यहीं पर एक नारकोंडम ज्वालामुखी है, वो सुप्त ज्वालामुखी है, और एकमात्र ज्वालामुखी है जो लोग हमारे भारत की दो ज्वालामुखी है। एक जो नारकोंडम है वो सुप्त ज्वालामुखी है, ये वाली सुप्त ज्वालामुखी है, और जो बैरल द्वीप है ये जागृत ज्वालामुखी यानी सक्रिय ज्वालामुखी है। तो जो दो ज्वालामुखी है, बैरल और एक नारकोंडम। ठीक है, ध्यान रखना, नारकोंडम और बैरल। और उत्तरी अंडमान अभी हमने बताया था, ये है उत्तरी अंडमान, ये अंडमान, और ये है दक्षिणी अंडमान। अंडमान के भी तीन टुकड़े कर दिए जाते हैं, अंडमान निकोबार पूरा बोलते हैं, लेकिन अंडमान के तीन टुकड़े हैं, यानी उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान। उत्तरी अंडमान पे ही इसकी जो चोटी है वो हमने अभी बताया था, सैंडल पीक है, सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक। ठीक है, तो उसे याद रखना। और मध्य अंडमान सबसे मतलब बड़ा है, यहीं पर इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर दक्षिण में है, दक्षिण में नहीं, सबसे बड़ा है ये मध्य वाला, ये सबसे बड़ा है। उत्तर पे उत्तरी अंडमान पे छोटी है, मध्य वाला सबसे बड़ा, और दक्षिणी अंडमान जो है उसी पे इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, ये पोर्ट ब्लेयर, और इसे ही कर दिया गया है श्री विजयपुरम। या श्री विजयपुरम कर दिया पोर्ट ब्लेयर की साइड। ठीक, और फिर उसके नीचे भी एक लघु अंडमान आता है, जो हमने बोला छोटा अंडमान है। तो अंडमान के चार टुकड़े हो गए, पहले उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान। ठीक, तो यहाँ पर ये पूछ लेता है, कई बार क्वेश्चन पूछा है कि दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में कौन सा पास है, तो दक्कन पास है, दक्कन। ठीक है, ये दक्कन पास है, ध्यान रखना, दक्कन पास है, यानी दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में है दक्कन पास, यानी दक्कन का दर्रा, दर्रा यानी दक्कन पास। ठीक, उसके बाद लघु अंडमान के बाद अब यह आता है कार निकोबार और लघु निकोबार और ग्रेट निकोबार। हमने बोला था इसके तीन टुकड़े होते हैं, उसके चार हो जाते हैं। तो कार निकोबार और लघु निकोबार और ग्रेट निकोबार। तो अब जैसे एक क्वेश्चन पूछे अंडमान और निकोबार को अलग करने वाला, तो ये 10 डिग्री चैनल हो गया। यहाँ पर अंडमान खत्म हो रहा है और अंडमान खत्म हो रहा है, निकोबार चालू हो रहा है, तो ये 10 डिग्री है चैनल। और इधर दो चैनल पड़ गया है, ये 9 डिग्री और ये 8 डिग्री। अब समझ आया होगा कि ये हमने साइड क्यों लगाई थी और इसमें इतना कंफ्यूजन क्यों होता है। ठीक है, तो ये 10 डिग्री चैनल है। इसके जो दक्षिण में ये इंदिरा पॉइंट है। माउंट थुलियर इसकी जो है वो हाईएस्ट पीक मानी जाती है, माउंट थुलियर, वो ग्रेट निकोबार पर है। ये यहाँ ग्रेट निकोबार की माउंट थुलियर, और इसी के नीचे है यहाँ पर सुमात्रा और जावा, ये इंडोनेशिया के द्वीप हैं, वो इंडोनेशिया एक देश है उसके। ठीक है, तो अब ये हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर देखते हैं। जैसे ये सागर में द्वीप यानी लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप के भी 3 द्वीप याद रखना, अगाती, इस पर एयरपोर्ट है, राजधानी खबारती, और उसके बाद मिनिकॉय, और मिनिकॉय दक्षिणतम है। अब पूछे यानी लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करने वाला कौन सा चैनल है, तो यानी लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करने वाला 9 डिग्री, और मिनिकॉय और मालदीव को अलग करने वाला 8 डिग्री। ठीक, ध्यान रखना, ये 9 डिग्री और 8 डिग्री।